विजिट था ये बहुत अच्छा हुआ। आपने मुसलमानों को लेकर जो तकरीरें दी हैं, आपने पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा को धो दिया कि वो शुरुआत भी पाकिस्तान अपनी मुसलमानों से करता है और ला के भी वहीं ख़त्म करता है, जिससे बता सके कि यहाँ पर क्या बुरी हालत हो रही है। लेकिन मैंने आपको सुना और आपने इस मुद्दे पर भी पाकिस्तान को बचने का कोई मौका नहीं दिया। बल्कि आज जो स्टेटमेंट बिलावल जी जरदारी जी भुट्टो ने दिया जी। कि वो तो बकवास कर रहे हैं। तो भाई अगर आप अपने ही देश में बलूची को मारो तो बलूची क्या मुसलमान नहीं है? आप अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, आप उनके आउटपोस्ट पर उनको मारकर उनको जान ले रहे हैं, वो मुसलमान नहीं है? ईरानियन बॉर्डर आउटपोस्ट पर आप गोली चलाते हैं, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? तो उनको ये कोई हक हासिल नहीं है कि वो भारत के मुसलमानों के बारे में बात करें। भाई भारत में जो मुसलमान हैं, वो हमारे बुजुर्गों ने सन 47 में एक फैसला ले लिया कि हम टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके हम इस भारत में रहेंगे और बाइज्जत शहरी रहेंगे। यकीनन हमारे मुल्क में हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारे इश्यूज हैं जो किसी के सामने छुपे हुए नहीं है, मगर हमारी जद्दोजहद चल रही है, हमारी लड़ाई सियासी तौर पर संविधान के दायरे में रहकर चल रही है। मगर कोई पाकिस्तान में बैठकर हमको आईना दिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो अगर अपने गिरेबान में झांकेंगे तो कई गलतियां उनकी निकलेंगी। और बिलावल जरदारी भुट्टो ये नहीं बता पा रहे हैं कि उनकी मां को जिन दहशतगर्दों ने मारा वो कौन सा ग्रुप है। वो जिस यूनाइटेड नेशन में बैठकर ये आज ये बात कहे हैं, उनकी मां की, उनकी वालिदा की मौत के बाद यूनाइटेड नेशन ने एक प्रोब एजेंसी को भिजाया। हम्म। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन शॉडी थी। उन्होंने कहा कि जिस सीन ऑफ ऑफेंस था उसको पाकिस्तान के 2 ऑफिसरों ने पानी से धो दिया। और फिर जो जरदारी के जो चीफ एडवाइजर थे उनकी फायरिंग में मौत हो गई। हम्म। जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जो सिक्योरिटी एडवाइजर था, सिक्योरिटी इंचार्ज था, उसकी मौत हो गई। अरे भाई, आप अपनी वालदा की मौत जो दहशतगर्दों ने की उसके बारे में नहीं बता पा रहे हैं आप, और आप बता रहे हैं, उंगली दिखा रहे हैं। आपने मुशर्रफ पे इल्जाम लगा दिया, मुशर्रफ भाग गया पाकिस्तान छोड़ के। ये तो अहमकाना गुफ्तगू कर रहे हैं वो। और ये अहमकाना गुफ्तगू तो अभी भी जारी है। यही बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे थे कि अगर पानी नहीं बहा तो उनका खून बहेगा। आज वही जाकर यूएन में कह रहे हैं कि हमें बातचीत की पेशकश है, हम बातचीत के लिए आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। आप इसी मुद्दे को सबको एड्रेस कर रहे थे। क्या पाकिस्तान वाकई बातचीत करना चाहता है? इतने दिनों आप जो इतने कंट्रीज में रहे। हमारे जो डेलिब्रेशंस इन ममालिक में हुए, हमारे इंटरलॉक्यूटर से जब हम उन्होंने हमसे पूछा कि बातचीत आप क्यों नहीं करते, तो हमने उनको समझाया कि 26/11 का जब हादसा हुआ था, जिसमें पाकिस्तान से आतंकवादी आकर मुंबई की सड़कों पर, वीटी स्टेशन पर, 5 स्टार होटल में खून की होली खेल रहे थे, उसके बाद हमने पाकिस्तान को, हमारे इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स जाकर पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेटर्स को डीएनए सैंपल्स दिए, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स पेश किए जो पाकिस्तान के हैंडलर्स पाकिस्तान में बैठकर इन आतंकवादियों से कह रहे थे कि अपनी जान दे दो और गोली मारो और लोगों की जानें लो। मगर वो कुछ हुआ ही नहीं ना, उसका हासिल कुछ नहीं हुआ। हम्म। और वहां पर एक जकीउर रहमान लखवी टेररिस्ट जो इस 26/11 में पकड़े गए थे, हम्म। वो तो जेल में रहकर बच्चा पैदा किए। हम्म। फिर पठानकोट हुआ, हमने नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले पर तनकीद की, क्रिटिसाइज किया, कैसे आपने आईएसआई को पठानकोट के एयरबेस से बुलाया। हम्म। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। हम्म। मगर पाकिस्तान को जब ग्रे लिस्ट में डाला गया, तभी तो पाकिस्तान ने कहा कि हाँ, 26/11 का मास्टरमाइंड जो साजिद मीर, जिसको पाकिस्तान कह रही थी कि मर गया, वो जिंदा वो निकला। जिंदा निकला, एग्जैक्टली। हाँ, तो फिर इसीलिए हम उनको ये इम्प्रेस किए, उनको समझाए, उनसे रिक्वेस्ट किए कि आप इस बात को देखिए कि अगर आप आतंकवाद के हमने बताया रियाद में कि रियाद में 2003 मई में अलकायदा ने रियाद पर हमला किया, वहां पर 40 लोगों की, करीब 40 लोगों की मौत हुई। चंद साल पहले हूतियों ने आरएमको, जो बहुत बड़ा ऑयल का सऊदी अरेबिया किंगडम का बहुत बड़ा ऑफिस है, वहां पर मिसाइल उन्होंने दाग दिया। हम्म। अल्जेरिया हम गए, अल्जेरिया में ब्लैक डिकेट कहते हैं, 95 से लेकर मिड 2005 तक 50,000 लोगों की हत्या हुई वहां पर अल्जेरिया में, हम्म। जिसको आतंकवाद ऑर्गेनाइजेशन ने किया। आज भी साउथ अल्जेर में उनको एक, वहां पर एक मुश्किलात पेश आती हैं। तो हमने उनको बताया कि देखिए, आप भी विक्टिम है थे, हम भी विक्टिम हैं, और पाकिस्तान एग्रेसर है। और हमने उनको इम्प्रेस किया, बताया कि जो
एलईटी की आइडियोलॉजी है, जो जेईएम की आइडियोलॉजी है, अल-कायदा की आइडियोलॉजी है, दाइश की आइडियोलॉजी, वो एक ही है, कोई फर्क नहीं है। असद भाई, आपने बड़ा आपकी जब भी मैं हमारे पास जितने भी फुटेज आ रहे थे, आप जब वहां अपनी बातें रख रहे थे तो आपको सुनने का भी मन कर रहा था, क्योंकि एक जगह तो आपने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के बीच में जो फोटो एक दूसरे को दी, आपने उसको भी विद प्रूफ जीरो कर दिया। हाँ, ये तो अच्छा मौका हमारे हाथ को आया था, क्योंकि एक मुल्क का फील्ड मार्शल अपनी झूठी कामयाबी को दिखाने के लिए पूरी दुनिया के सामने जो पेंटिंग पेश करता है, वो अपनी पेंटिंग नहीं है, वो चीन की पेंटिंग है, और वो चीन के मिलिट्री ड्रिल की थी। तो हमको दुनिया को बताने में बड़ी आसानी हो गई कि ये तो झूठ झूठ का मलबा है, ये झूठ झूठ की फैक्ट्री है ये, और इनकी बात का कोई यकीन नहीं करना चाहिए। माने एक तस्वीर तक सही तौर से नहीं दे सकते। तो इसीलिए हमने कहा कि आपको यकीन करना है तो भारत सरकार के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी बात को सुनिए। पाकिस्तान झूठ का एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, पाकिस्तान झूठ बोलता है मुसलमान और इस्लाम का नाम लेकर, इसलिए हमको उनकी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। ये तस्वीर का झूठ तो इससे पहले भी कर चुके हैं यूएन में, जब पाकिस्तानी डेलीगेट ने कहीं और की तस्वीर दिखाकर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की थी। लेकिन असद भाई, आपको कोई ऐसा वाकया याद है जो आपको सबसे टफ लगा हो, या कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया हो जो ट्रिकी क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया हो? नहीं, देखिए, ये आसान बात तो किसी के लिए नहीं था कि आप एक फॉरेन कंट्री में जाकर वहां पर अपनी बात रख रहे हैं, उनके सवालात वो पूछ रहे हैं, उनके जवाबात हमको देना पड़ता था। तो आसान काम तो नहीं था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की, और हमने सही तरीके से, कंस्ट्रक्टिव तरीके से और पूरी क्लैरिटी के साथ हमने अपनी बात को रखा भारत के ताल्लुक से। और हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल में हमारी गवर्नमेंट इन चीज़ों को लेकर और आगे बढ़ेगी और उसको अपने लॉजिकल कंक्लूजन पर लेकर जाएगी। मैं आपको देखकर इस बात को कहने से नहीं हिचकूंगा, क्योंकि मैं कुछ एक इंटरनेशनल मीडिया को सोशल मीडिया पर देख रहा था और उनके क्वेश्चंस यही थे, क्योंकि उन्होंने आपका पूरा दौर, एआईएमएम का दौर, आपकी तकरीरों को सुना है और जाना है। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी इंडियन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को इतनी तेजी और इतनी शिद्दत के साथ सामने रख रहे हैं। ये क्या चीज है जिसे वेस्टर्न मीडिया समझ नहीं पाता इंडियन पॉलिटिक्स के हिसाब से? अब मैं क्या करूं, नहीं समझ पा रहे हैं तो उनकी गलती है। जहां तक हमारी पॉलिटिक्स का सवाल है, तो मैं तो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। जहां पर मुल्क का मामला है तो जाहिर है मेरे मुल्क की मोहब्बत इन तमाम चीज़ों से आला होती है। तो हम तो अपने मुल्क के लिए बोलते आए हैं। यकीनन मुझे इस बात का इकरार भी करना पड़ेगा कि हमारे मुल्क में बहुत से मुश्किलात, मसाइब हमको पेश आते हैं, चाहे वो मोदी सरकार के गलत कानून बनाना वक्फ के ऊपर हो, या CAA के ऊपर हो, या फिर जो मॉब लिंचिंग होती है, या फिर जो बुलडोजर का सेलेक्टिव इस्तेमाल होता है। तो ये चीजें हैं। हमारी लड़ाई चलती थी, चल रही है और चलते रहेगी। आइडियोलॉजी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इंशाल्लाह नहीं होगा। मगर जहां पर देश की सालमियत का, टेररिज्म को अटैक करता है, तो यकीनन हमको तो खड़े होकर एक आवाज में बोलना पड़ेगा। और आपकी तारीफ इस बात की भी है, इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, कि आप हमेशा हर चीज को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रखकर अपनी बात की बात करते हो। यही आपने प्रूव भी किया है। नहीं तो ये जो हमला भी हुआ है वो आर्टिकल 355 के तहत हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, कि अगर कोई एक्सटर्नल हमला करता है किसी प्रदेश में तो सब भारत सरकार की जिम्मेदारी है। तो हमने जवाब दिया है, और 9 उन मुकामात को हमने सेलेक्ट किया जो यूनाइटेड नेशन के प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन है। ना कोई सिविलियन पे हमला हुआ, ना कोई मिलिट्री पर हुआ। फिर पाकिस्तान ने बाद में 8 तारीख को हिमाकत की, तो हमारी फौज ने बेहतरीन उसका जवाब भी दिया। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नकीब मिल्लत और असद भाई के नाम से जाने जाने वाले, कभी फास्ट बॉलर रहने वाले, अपनी बॉलिंग, अपनी बातों से उन्होंने सबको धराशायी किया। असद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ आप जुड़े।